वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एलिमेंट्री स्कूल टीचर ईएसटी बीपीएस 14 का टेस्ट जो अभी रिसेंटली एफजीआई ने कंडक्ट किया था 7 जून को। मेल वाला जो पेपर था वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। सो आज हम फीमेल साइड वाला जो पेपर कंडक्ट किया गया था, ओरिजिनल पेपर क्योंकि मेरे पास ब्लर आया था तो इस वजह से मैंने सारा ओरिजिनल पेपर वाले क्वेश्चंस क्लियरली लिखे हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1 एंड फर्स्ट पोर्शन आपका इंग्लिश का था 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज दी सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली करेक्ट। इनमें से ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा सेंटेंस था? तो इसका करेक्ट जो आंसर था वो था hardly had he reached the station when the train left. So B is the correct answer. And then next हमारे पास था identify the correct meaning of the idiom to burn the midnight oil. एक फेमस idiom है to burn the midnight oil। इसका मतलब ये है कि अगर कोई अपने किसी काम के लिए या पढ़ने के लिए या किसी टास्क को पूरा करने के लिए रात भर जागता है तो उसके लिए जो idiom यूज होता है to burn the midnight oil। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था work late into the night। B is the correct answer here. Then next we have the semantic relationship between chair and furniture. चेयर एंड फर्नीचर के बीच में सेमेंटिक रिलेशनशिप बताना है तो अगर हम चेयर को देखें तो फर्नीचर एक ब्रॉडर कैटेगरी है, चेयर उस कैटेगरी का पार्ट है। तो इस केस में इनके बीच में जो रिलेशनशिप होगा वो हो जाएगा हाइपोनाइमी। इस टाइप के रिलेशनशिप्स को हाइपोनाइमी कहते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली चेयर जो होगी वो हाइपोनाइम हो जाएगा फर्नीचर का, और फर्नीचर क्योंकि ये ब्रॉडर कैटेगरी है तो हाइपरनाइम होगा, और इस रिलेशनशिप को हाइपोनाइमी कहते हैं। So A is the correct option here. Then next हमारे पास था which word is closest in meaning to ubiquitous. Ubiquitous का मतलब ये है कि कोई भी चीज जो हर जगह प्रेजेंट हो, which is found everywhere, which appears everywhere. तो everywhere इसका मतलब है closest, तो B was the correct option. देन नेक्स्ट हमारे पास था चूज द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो इनमें से जो करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ यूनिफॉर्म। क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ हैज लगेगा सिंगुलर का। ईच ऑफ द प्लेयर्स हैज अ यूनिफॉर्म। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच बतानी है तो यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है एक विंड को, हवा को एक ह्यूमन एबिलिटी के थ्रू एक्सप्रेस किया गया है कि दे विस्पर्ड। तो जब भी किसी ह्यूमन क्वालिटी को नॉन ह्यूमन थिंग से रिलेट करना उसको पर्सोनिफिकेशन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो पर्सोनिफिकेशन होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास था आई हैव बीन स्टडीइंग ब्लैंक 3 hours। अब यहाँ पे आपको एक स्पेसिफिक टाइम बताया गया है 3 घंटे। तो इसके लिए फॉर यूज होता है। जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है तो उसके लिए सिंस यूज होता है। यहाँ पे फिक्स्ड टाइम बताया गया है, ड्यूरेशन बताई गई है, तो यहाँ पे फॉर होगा। आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 3 hours। देन नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर। इन ऑप्शंस में से करेक्ट पैरेलल स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज की गई है? अब पैरेलल स्ट्रक्चर में क्या होता है, बेसिकली जो भी आपको वर्ब्स दिए हुए होते हैं उन सबकी ग्रामेटिकल फॉर्म सेम होती है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा शी लाइक्स रीडिंग स्विमिंग एंड जॉगिंग। इन सब की इन जो ग्रामेटिकल फॉर्म है वो सेम है, आईएनजी के साथ, रीडिंग स्विमिंग एंड जॉगिंग। देन नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब है रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, प्रैक्टिकल। देन नेक्स्ट इन फोनोलॉजी द स्मॉलेस्ट यूनिट द डिस्टिंग्विश मीनिंग। फोनोलॉजी में स्मॉलेस्ट यूनिट जिसकी वजह से मीनिंग में जो है वो फर्क आ जाए तो उसको कहते हैं फोनेम। C is the correct option here. ओके, नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास जर्नल नॉलेज एंड पाकिस्तान स्टडीज का था 20 मार्क्स का। सो क्वेश्चन नंबर 11, टाइगर ऑफ बंगाल टाइटल वाज गिवन टू। टाइगर ऑफ बंगाल का टाइटल जो है वो AK फजलुल हक को दिया गया था। C इज द करेक्ट आंसर है। उनकी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल लीडरशिप में हो थी बंगाल में, तो इस वजह से उनको यह टाइटल दिया गया था।
देन कैबिनेट मिशन प्लान 1946 proposed कैबिनेट मिशन प्लान जो कि 1946 में दिया गया था, उसमें क्या चीज़ प्रपोज की गई थी? उसमें ये प्रपोज किया गया था कि एक फेडरल यूनियन हो इंडिया का, जिसमें प्रोविंसेस 3 ग्रुप्स में ग्रुप्ड हो। तो अ फेडरल यूनियन विथ ग्रुप्ड प्रोविंसेस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 में जो दिया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में किसने प्रेजेंट किया था? तो वो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने प्रेजेंट किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, लियाकत अली खान। देन नेक्स्ट फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1956 में जो दिया गया था, उसमें कौन से गवर्नमेंट सिस्टम को एबॉलिश किया गया था, खत्म किया गया था? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान से पहले जो था, वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, जो कि रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश क्राउन को, मोनार्की को। तो इसको खत्म करके प्रेसिडेंशियल जो है वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था। तो मोनार्की को बेसिकली एबॉलिश किया गया था। डी मोनार्की इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास था इंडस वाटर ट्रीटी, जो कि 1960 में साइन किया गया था पाकिस्तान एंड इंडिया के बीच में। किसकी हेल्प से हुआ था? तो वो हुआ था विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। बी वर्ल्ड बैंक इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ वर्ल्ड लोकेटेड इन पाकिस्तान। दुनिया की जो सेकंड हाईएस्ट प्लेट्यू है पाकिस्तान में जो लोकेटेड है, वो कौन सी है? वो दियोसाई प्लेन्स हैं, जो कि गिलगित बल्तिस्तान रीजन में लोकेटेड हैं। सो सी दियोसाई प्लेन्स इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय, क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था 1942 में। सो ए गांधी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट हमारे पास था ड्यूरंड लाइन वाज एस्टेब्लिश्ड। एंड ड्यूरंड लाइन एक जो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के बीच का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसको कहा जाता है, उसका नाम ड्यूरंड लाइन है। और ये एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1893 में। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बलोचिस्तान इज डैश परसेंट ऑफ टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान। हमें पता है कि पाकिस्तान का जो सबसे जो लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया है, वो बलोचिस्तान है। तो पाकिस्तान की टोटल एरिया का 44% बलोचिस्तान कवर करता है। सो ए 44 इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज हेड ट्रिमू इज लोकेटेड ऑन विच रिवर्स। हेड ट्रिमू या ट्रिमू बैरेज जो है वो झेलम एंड चेनाब रिवर्स के ऊपर जो है वो लोकेटेड है। तो सॉरी, इसके नीचे लोकेटेड है। चेनाब एंड झेलम, सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिक पोर्शन ऑफ 20 मार्क्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ log 3x इज इक्वल्स टू 4 देन x की वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे log 3x इज इक्वल्स टू 4 को अगर हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, तो वो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 पावर 4। और 3 की अगर हम पावर 4 निकालेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 81। सो 81 डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Then next is LCM of a cube plus b cube and a square minus ab plus b square is। सो इन ऑप्शंस में से अगर हम देखें और उसकी कैलकुलेशन करके देखें, तो हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रही इसको। नेक्स्ट हमारे पास था क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स फॉर। इसकी भी थोड़ी लेंदी कैलकुलेशन है। इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ऑल वैल्यूज ऑफ के लिए रियल रूट्स आएंगी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट था ऑल रियल के। ए वाज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -1/5। इसकी कैलकुलेशन डिटेल में हम प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स हैं जिनको टॉस किया गया है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स? तो अगर तो हम 3 कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं और एग्जैक्टली 2 हेड्स हमें लाने हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे हमारे जो फेवरेबल इनकम्स आते हैं, बेसिकली वो 3 आते हैं। और 2 का पावर क्यूब अगर हम करेंगे, तो वो हमारे पास 8 आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास 3/8 आएगी। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। Okay, then next we have the sum of interior angles of polygon is this. How many sides does it have? अब एक polygon है, उसकी जो भी angles हैं, उन angles का sum हमारे पास जो आया है वो 1260 आया है। अब बताना हमें ये है कि उस polygon की sides कितनी है। तो sum के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है n-2 into 180 डिग्री। तो हमारा इस ये सम का फार्मूला होता है। तो
तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सम इज इक्वल टू दिस। तो सम हमारे पास क्या आया है, सम हमारे पास आया है 1260। तो हम ये लिख सकते हैं n माइनस टू इंटू 180 इज इक्वल्स टू 1260। ओके, देन यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1260 अपॉन 180। ओके, 1260 अपॉन 180 हमारे पास आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा n माइनस टू इज इक्वल्स टू 7। और अगर हम m को देखेंगे तो n विल बी इक्वल्स टू 7 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 9। तो टोटल साइड्स जो हमें मिली बेसिकली वो हमें n की वैल्यू मिल गई, 9 साइड्स होंगी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट इज सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। ये भी हम प्रीवियस वीडियो में कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था हमने, उसमें हम देख चुके हैं कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। बेसिकली फार्मूला ही पूछा गया है। देन नेक्स्ट इज इफ log 10,000 इज इक्वल्स टू x, देन x की वैल्यू क्या होगी। तो अगर तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करें तो ये हो जाएगा 10 की पावर x इज इक्वल्स टू 1000। ओके, देन 1000 को अगर हम वैसे लिख सकते हैं 10 पावर 3, तो x विल बी इक्वल्स टू 3। तो यहाँ हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी 3। देन नेक्स्ट साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। सो बी इज द करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 0 0 एंड 3 4 इज। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास x1 है, दिस इज x2, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो हमारे पास जो डिस्टेंस फाइंड आउट करने का जो फार्मूला है वो है हमारे पास x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो x2 क्या है हमारे पास 3 है, माइनस x1 0 है इसका स्क्वायर, प्लस y2 हमारे पास 4 है, माइनस y1 0 है इसका स्क्वायर एंड अंडर रूट। 3 माइनस 0 3 आएगा, 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 9 आएगा। 4 माइनस 0 4, 4 का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 9 प्लस 16 अंडर रूट, ये आ जाएगा 25 का अंडर रूट। 25 का अंडर रूट इज इक्वल टू 5। So B5 is the correct option here. Okay, then next we have 20 marks portion of professional. 31 question Montessori teaching method was presented by, जो Montessori teaching method किसने present किया था, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने। B is the correct option. In character building childhood stage is the first brick, it is said by। किसने कहा था कि कैरेक्टर बिल्डिंग में चाइल्डहुड का स्टेज पहली ब्रेक होती है, वो कहा था एक रिनाउंड इस्लामिक फिलोसोफर ने और स्कॉलर ने, इमाम अल गजाली। सो सी गजाली इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट ब्लूम्स कॉग्निटिव डोमेन डील्स विथ, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की जो कॉग्निटिव डोमेन है वो फोकस करती है बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग पे, इंटेलेक्चुअल स्किल्स पे एंड नॉलेज पे। यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास नॉलेज है, सो ए करेक्ट हो जाएगा, नॉलेज। देन नेक्स्ट लिसनिंग एंड रीडिंग आर, लिसनिंग एंड रीडिंग जो हैं ये कौन सी स्किल्स हैं। बेसिकली हम जब लिसन कर रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं किसी भी चीज को, तो वो स्पोकन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और रीडिंग में क्या होता है, हम रिटन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग का काम है, रिसीविंग इंफॉर्मेशन रिसीव करने का काम है। तो ये कौन सी स्किल्स हो जाएंगी, ये हो जाएंगी रिसेप्टिव स्किल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। देन स्पेशल एजुकेशन इज प्लान्ड फॉर, स्पेशल एजुकेशन कोई वैसी स्पेशल एजुकेशन नहीं होती, ये बेसिकली स्पेशल बच्चों के लिए होती है जो जिनको थोड़ी बहुत लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं या चैलेंजेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स विथ स्पेशल नीड्स जो होते हैं उनके लिए स्पेशल एजुकेशन प्लान की जाती है। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट डिस्कशन मेथड, अगर क्लासरूम में हम डिस्कशन मेथड को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक इंटरेक्टिव टीचिंग अप्रोच है जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जो टीम स्किल्स जो है वो बढ़ती हैं। तो डिस्कशन मेथड से ग्रुप इंटरेक्शन जो है वो इस पे रिलाई करता है। सो डी स्टूडेंट सेंटर्ड इज द करेक्ट आंसर। देन टीम टीचिंग प्रोमोट्स, टीम टीचिंग में बेसिकली दो या दो से ज्यादा टीचर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो मिलकर क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, प्लान करते हैं। तो इससे क्या होती है, बेटर प्लानिंग प्रोमोट होती है। सो सी बेटर प्लानिंग इज द करेक्ट ऑप्शन है।
देन नेक्स्ट हमारे पास था एब्सोल्यूट मार्किंग एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। एब्सोल्यूट मार्किंग बेसिकली वो होती है कि किसी भी स्टूडेंट को इवेल्युएट करना किसी भी फिक्स स्टैंडर्ड पे, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ कंपेयर ना करना। तो वो होता है जीपीए में या मार्क्स में, वो हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल होती हैं, इसमें कंपैरिजन वाला पहलू नहीं आता। तो ए जीपीए या मार्क्स इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, एजुकेशनल मेजरमेंट्स इन एजुकेशन डील्स विथ। किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, नंबर्स या मार्क्स का यूज करते हैं। तो ये बेसिकली न्यूमेरिकल प्रोफाइल में आ जाता है। सो डी न्यूमेरिकल प्रोफाइल इज द करेक्ट आंसर। Then next is, what is the most effective way to handle a disruptive student in a class? एक क्लासरूम में एक बच्चा है जो बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, डिसरप्टिव स्टूडेंट है, उसको हैंडल करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? येलिंग एट देम नो। इससे क्या होगा, उस बच्चे में खौफ पैदा होगा। सेंडिंग देम आउट ऑफ क्लास इमीडिएटली, नो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उसके इशू को देखेंगे, हम समझेंगे कि क्या उस बच्चे के साथ प्रॉब्लम है। तो अगर तो कुछ भी नहीं हो रहा तो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन ये होगा, सेंडिंग देम आउट ऑफ क्लास। लेकिन इसका जो इफेक्टिव मेथड है वो हो जाएगा सी, यूजिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड एड्रेसिंग द इशू क्लियरली और कामली। और इग्नोरिंग देम से क्या होगा, अगर हम इनको इग्नोर करते रहेंगे तो उस बच्चे का बिहेवियर और जो है वो बिगड़ता जाएगा। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट वी हैव 20 मार्क्स पोर्शन ऑफ जनरल साइंस। Question number 41. How many moles of molecules are there in 8.064 gram of hydrogen? अब यहाँ पे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे हमें मास गिवन है। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला होता है वो होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो हमारे पास गिवन मास क्या है, 8.064 डिवाइडेड बाय मोलर मास हमारे पास 2 होता है हाइड्रोजन का, H2 का। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4.032 का आंसर आएगा। तो यहाँ पे D4 is the correct answer here. Then if a temperature of water in beaker is 50 degree centigrade, then what will be its value in Fahrenheit? सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया गया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगाएंगे 9/5C प्लस 32। 9/5 C की वैल्यू क्या है हमारे पास, 50 प्लस 32। तो यहाँ पे 5 और 50 ये हो जाएगा 10, 10 इंटू 9 हो जाएगा 90 प्लस 32, इट विल बी इक्वल्स टू 122। तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में 122 के बराबर होगा। ए इज द करेक्ट ऑप्शन है। Then next, which planet is known as red planet? मार्स को रेड प्लैनेट कहा जाता है। और इसको रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है, क्योंकि मार्स के सरफेस पे आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो आयरन ऑक्साइड की प्रेजेंस की वजह से इसका कलर रेड दिखाई देता है। कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। मलेरिया को कॉज करने वाला जो ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, उसको डिस्कवर किसने किया था, उसको डिस्कवर किया था अल्फोंसे लेवेरन ने। सो ए लेवेरन इज द करेक्ट आंसर। देन एवरेज परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट पाया जाता है, एबंडेंट एलिमेंट हमारी बॉडी में ऑक्सीजन है, और इसकी जो परसेंटेज होती है 65% बाय मास प्रेजेंट होता है। सो बी 65% इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, वेलोसिटी ऑफ अ कार मूविंग इन अ सर्कल। अगर कोई कार है जो सर्कल में मूव कर रही है, तो सर्कल में मूव करने से स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी चेंज हो रही है हर पॉइंट पे। तो वेलोसिटी जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे। तो इसकी वजह से वो कांस्टेंट नहीं होगी, वो क्या होगी, चेंज होती रहेगी, वेरिएबल होगी। सो बी वेरिएबल इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट इज, विच गैस फॉर्म द लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारी एयर में जो डिफरेंट गैसेस होती हैं उसमें सबसे पहले हमारे पास नाइट्रोजन आती है। नाइट्रोजन 78% प्रेजेंट होता है। देन सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन 21% प्रेजेंट होता है। और बाकी का 1% जो है वो हमारे पास ट्रेस गैसेस प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे लार्जेस्ट परसेंटेज किस गैस की है, नाइट्रोजन की। बी इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट, इब्ने ज़करिया अल राजी वाज कंसिडर्ड फादर ऑफ। इनको ये जो है पायोनियर थे पीडियाट्रिक्स के, और इनको फादर ऑफ पीडियाट्रिक्स भी कहा जाता है, बच्चों की ट्रीटमेंट। सो सी पीडियाट्रिक्स इज द करेक्ट ऑप्शन हियर। देन नेक्स्ट हमारे पास था, नट्स एंड सीड्स आर एबंडेंट इन विच विटामिन। नट्स
इन सीड्स में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है? विटामिन ई, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। देन नेक्स्ट, विच लॉ एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंट? तो जो ओम्स लॉ है, V इज इक्वल्स टू आई आर, ये हमें इन तीनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। तो बी, ओम्स लॉ इज द करेक्ट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। अगर तो आप लोगों ने ये टेस्ट इस टेस्ट में अपियर हुए थे तो अपना स्कोर हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर तो कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। और अगर तो आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डिफरेंट पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करके रख रहे होते हैं टाइम टू टाइम। और अपने दोस्तों और स्टूडेंट्स के साथ हमारी इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।